हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज फिर हम बात करेंगे आरएस मेंस के एक टॉपिक जिसमें पेपर 3 के अंदर लॉ वाला सेक्शन है। तो उसके अंदर आगे टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के बारे में। व्यक्तित्व क्या होता है, अर्थात व्यक्तित्व कानून के द्वारा निर्मित एक इकाई होती है। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व विधि के द्वारा निर्मित एक इकाई होती है जिस पर विधिक अधिकार और कर्तव्य आरोपित करती है। विधि क्या करती है? अधिकार और कर्तव्य आरोपित करती है। अर्थात व्यक्तित्व क्या होता है? जिसके कुछ अधिकार होते हैं और उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, जिनका वह उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ शास्तियाँ या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है, उसे दंड भी दिया जा सकता है। तो व्यक्तित्व क्या होता है? कानून के द्वारा या विधि के द्वारा निर्मित एक इकाई होती है जिस पर कानून कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य आरोपित करता है, जिन्हें पूरा नहीं करने पर वो उसे दंडित भी किया जा सकता है। इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द था प्रोसोपोन, उससे हुई है, या फिर एक लैटिन शब्द था पर्सोना, उससे हुई है। अंग्रेजी का एक पर्सन शब्द है, उससे भी मानी जा सकती है। तो पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना, प्रोसोपोन और पर्सन, इन शब्दों से मानी जा सकती है। तो इसके बाद बात करते हैं व्यक्ति के प्रकार। व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्ति के प्रकार की बात करें तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक प्राकृतिक व्यक्ति और एक कृत्रिम व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति किसे कहते हैं? प्राकृतिक व्यक्ति से अभिप्राय है ऐसे जीवित प्राणी से जिसमें कुछ अधिकार निहित होते हैं, जिस पर कुछ कर्तव्य भी आरोपित किए जा सकते हैं। अर्थात मैं आप सभी लोग प्राकृतिक व्यक्ति हैं जिनके कुछ अधिकार होते हैं और उनके कुछ कर्तव्य आरोपित किए जा सकते हैं कि ये कर्तव्य आपका है और ये अधिकार आपके हैं। कृत्रिम व्यक्ति की बात करें तो कृत्रिम व्यक्ति में ऐसे निर्जीव अस्तित्वों को शामिल किया जाता है जो जीवित प्राणी नहीं होते हैं लेकिन फिर भी व्यक्ति माने जाते हैं। अर्थात जो जीवन प्राणी तो नहीं होते लेकिन फिर भी उनको व्यक्ति माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को विधिक व्यक्ति माना जाएगा। जैसे कोई कंपनी है, भारत सरकार है, राजस्थान सरकार है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या फैक्ट्री है, तो इन सब को क्या है? विधिक व्यक्ति माना जाएगा। अर्थात वह वास्तव में जीवित आस्तियाँ तो नहीं है, अर्थात निर्जीव है, लेकिन फिर भी उनके कुछ अधिकार होंगे और उनके ऊपर कुछ कर्तव्य भी आरोपित किए जा सकते हैं, तो उन्हें कृत्रिम व्यक्ति माना जाएगा। अब बात करते हैं विधिक व्यक्ति की परिभाषा की। परीक्षा में यदि आपसे विधिक व्यक्ति की परिभाषा के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या बताना? सामंड के अनुसार विधिक व्यक्ति से अभिप्राय है कि मानव के अलावा अन्य किसी ऐसी इकाई से, मतलब ऐसी इकाई जो मानव तो नहीं है लेकिन कानून के अंतर्गत उसे व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी का दर्जा प्राप्त होता है, उन सबको क्या कहेंगे? विधिक व्यक्ति कहेंगे, जो मानव तो नहीं है लेकिन वो उनको कानून के द्वारा व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं कैल्सन के अनुसार विधिक व्यक्ति एक मिथक है, अर्थात एक भ्रम होता है, क्योंकि इसमें अधिकार और कर्तव्य के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अर्थात यह कुछ भी नहीं कर सकता है, बस उसके कुछ अधिकार होते हैं और कुछ कर्तव्य होते हैं। ये किसके अनुसार है? ये कैल्सन के अनुसार है। तो कैल्सन क्या मानता है कि विधिक व्यक्ति एक मिथक है, अर्थात एक झूठ है, क्योंकि इसमें अधिकार और कर्तव्य के अलावा कुछ भी नहीं होता। प्रोफेसर ग्रे के अनुसार देखें तो व्यक्ति एक अस्तित्व या सत्ता है। व्यक्ति क्या है? जो विधिक व्यक्ति है वह अस्तित्व या सत्ता है जिस पर अधिकार कर्तव्य आरोपित किए जा सकते हैं। अर्थात यदि किसी अच्छी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक ली और उसमें यदि कोई खराबी आ जाती है तो हम उस कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। अर्थात उस कंपनी को एक विधिक व्यक्ति माना जाता है जिसके अधिकार हैं और कर्तव्य। उसका कर्तव्य ये है कि हमें बेहतर चीज़ उपलब्ध कराए और उसके अधिकार ये है कि सामान के बदले में वह जो पैसा है वो प्राप्त करे। पैसा नहीं मिलने पर वह दूसरों पर केस भी कर सकता है। तो अर्थात विधिक व्यक्ति क्या है? उसके कुछ अधिकार होते हैं और उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। ये परिभाषा प्रोफेसर ग्रे के अनुसार थी। और ऑस्टिन के अनुसार परिभाषा देखें तो ऑस्टिन के अनुसार अवस्था और परिस्थिति में विहित मनुष्य ही विधिक दृष्टि से व्यक्ति कहलाता है। अर्थात अवस्था या परिस्थिति में जो विहित मनुष्य है उसे ही विधिक दृष्टि से व्यक्ति कहा जाता है। अब विधिक व्यक्ति के प्रकार की बात करते हैं। विधिक व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? विधिक व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। पहले बात करते हैं निगम। निगम किससे कहेंगे? निगम व्यक्तियों का समूह या श्रृंखला होती है। अर्थात निगम क्या होता है? व्यक्तियों का समूह या श्रृंखला होती है जिसे विधिक मिथक के द्वारा मान्यता दी जाती है। अर्थात व्यक्तियों का समूह या श्रृंखला जिसे विधिक मिथक होता है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, उसे निगम कहा जाता है।
अर्थात व्यक्तियों का समूह या श्रृंखला जिसे विधिक नितक के द्वारा मान्यता मिलती है या मान्यता दी जाती है उसे निगम कहेंगे। फिर संस्था के बारे में बात करें तो यह निगमित निकाय की तुल्य होती है। जो निगमित निकाय होते हैं ना, उनके समान ही संस्थाएं होती है। इनका शाश्वत उत्तराधिकार होता है, अर्थात इनमें यदि संस्थापक की मृत्यु हो जाती है तो उनसे उनके अधिकार खत्म नहीं होते, उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उसमें वह अधिकार चले जाते हैं। अर्थात इनका शाश्वत उत्तराधिकार होता है और इनके सामान्य मोहर भी होती है। अर्थात जैसे व्यक्ति साइन करता है उसी प्रकार उस संस्था की एक मोहर होती है जिसके आधार पर यह माना जाता है उस विधिक व्यक्ति के साइन है। अर्थात उसकी सामान्य मोहर भी होती है। इनके द्वारा संपत्ति धारण भी की जा सकती है, अर्थात इनके नाम से संपत्ति खरीदी जा सकती है। इनके खिलाफ और इनके द्वारा वाद लाया जा सकता है, अर्थात इनके खिलाफ भी केस किया जा सकता है और ये भी किसी के खिलाफ केस या वाद दायर कर सकते हैं। जैसे कोई विश्वविद्यालय, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय, चिकित्सालय जैसे एसएमएस चिकित्सालय, इस प्रकार संस्थाएं हो सकती है। तीसरे विधिक व्यक्ति की बात करें तो निधि या संपदा की बात करें तो विशिष्ट प्रयोजनों में प्रयुक्त निधि या संपदा को भी विधिक व्यक्ति माना जा सकता है। अर्थात किसी भी विशिष्ट प्रयोजन के लिए हम निधि या संपदा जो होती है उसे विधिक व्यक्ति मान सकते हैं। जैसे कोई ट्रस्ट है, अर्थात कोई न्यास संपदा है, कोई मृत या दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति है, तो इन सब को ट्रस्ट के अंदर शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी या निगमित व्यक्तित्व के बारे में। निगमित व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो निगमित व्यक्तित्व की संरचना अधिनियमित विधि के अधीन होती है। अर्थात जो अधिनियमित विधि होती है उसके अधीन क्या होती है, निगमित व्यक्तित्व की संरचना होती है। अर्थात जो कानून होता है, कंपनी एक्ट है हमारे 2013 जैसे, या फिर सोसाइटी एक्ट 1856 है या 1960 सोसाइटी एक्ट है, तो इनके अधीन यदि किसी निगमित व्यक्तित्व की संरचना होती है, यह विधिक व्यक्तित्व का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण होता है। अर्थात निगमित व्यक्तित्व क्या होता है, जो कानूनी व्यक्ति होते हैं ना, इसमें सबसे अच्छा उदाहरण हम किसे मान सकते हैं, निगमित व्यक्तित्व का, क्योंकि किसी न किसी अधिनियम के तहत इसको रजिस्टर किया जाता है और रजिस्टर करने के बाद इसको व्यक्तित्व की संज्ञा दी जा सकती है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक एकल निगम और एक समष्टि निगम। एकल निगम और समष्टि निगम किसे कहेंगे? एकल निगम से अभिप्राय है क्रमवर्ती व्यक्तियों की एक निगमित श्रृंखला से होती है, जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति होता है। जैसे कि हमारे इंग्लैंड का सम्राट होता है, ये एक समय में एक ही होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति एक समय में एक ही रहेगा, फिर उनके हटने के बाद दूसरा राष्ट्रपति आएगा। तो एकल निगम हमेशा क्या होता है, एक समय में एक ही होता है और ये क्रमवर्ती व्यक्ति होते हैं, इनकी निगमित श्रृंखला होती है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक इस प्रकार आती जाती है। जैसे कि हमारे इंग्लैंड का सम्राट है, हमारे लोक पद होते जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तो एक ही समय में एक ही होंगे। इसके बाद आता है समष्टि निगम। यह एक विशेष उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का एक समूह होता है, अर्थात किसी विशेष उद्देश्य के लिए लोगों का समूह है जो इकट्ठा हुए हैं, समष्टि निगम कहलाता है। जैसे कि कोई लिमिटेड कंपनी है, इसमें कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, अपने अपने हिस्से के पैसे लगाते हैं और कंपनी को शुरू करते हैं। जब लाभ की बारी आती है तो जिस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया उसी अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। अंशधारियों का दायित्व है कि उनके द्वारा धारण किए गए अंश के बराबर होगा। अर्थात अंशधारियों का दायित्व, जितना दायित्व, अर्थात कंपनी में किस व्यक्ति का कितना दायित्व होगा, उसका उतना ही दायित्व होगा जितना उसने पैसा लगाया है, अर्थात उसने अंशदान किया है। अतः व्यक्ति के दायित्व और अधिकार सीमित होते हैं। इसमें सभी किसी भी एक व्यक्ति के दायित्व पूरा नहीं होता है, इसमें सभी व्यक्तियों का उतना ही दायित्व है जितना उन्होंने अंशदान किया है। सदस्यों के बदले और चले जाने पर निगम का अस्तित्व बना रहता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने अंशदान को त्याग सकता है और कोई भी व्यक्ति अंशदान को ग्रहण कर सकता है। अंशदान को त्याग करने से कंपनी या फिर जो निगम है उसके अस्तित्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें सदस्यों का कोई निजी दायित्व नहीं होता है, इसमें सदस्य होते हैं उनका कोई निजी दायित्व नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व केवल उतना है जितना कंपनी के द्वारा उसे दायित्व दिया गया है। उदाहरण के लिए कंपनी के दिवालिया होने पर उसके सदस्यों की निजी संपत्ति पर कोई खतरा नहीं होता है, केवल दिवालिया होने पर उनके द्वारा अंशदान की गई पूंजी की हानि होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अब निगमित व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं? तो निगमित व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है, अर्थात व्यक्ति के मरने पर उसका उत्तराधिकार खत्म नहीं होता, बल्कि उसका जो उत्तराधिकारी होता है ये सारे अधिकार उसके पास चले जाते हैं। अर्थात निगमित निकाय की कभी भी मृत्यु नहीं होती। निगमित निकाय के किसी सदस्य की मृत्यु हो सकती है, लेकिन सदस्य की मृत्यु हो जाने पर या उसके हट जाने से निकाय का समापन कभी भी नहीं होता।
अभी तो ऐसे व्यक्ति का स्थान उसका वारिस या अन्य कोई दूसरा व्यक्ति जो प्राधिकृत हो वह ले लेता है। इसकी एक सामान्य मोहर भी होती है, ये संपत्ति धारण कर सकता है, अर्थात इसके नाम से संपत्ति खरीदी भी जा सकती है, बेची भी जा सकती है। इसके खिलाफ केस लाया जा सकता है और इसकी ओर से भी केस लाया जा सकता है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है निगमित पर्दे की अवधारणा। निगमित पर्दे की अवधारणा जिसे कॉर्पोरेट वेल की अवधारणा कहते हैं। कॉर्पोरेट पर्दे की अवधारणा वैधानिक व्यक्तित्व से जुड़ी हुई अवधारणा है। यह पर्दा क्या है कि वैधानिक निकाय के सदस्यों को उनके निजी दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि सभी देयताएं और दायित्व वैधानिक व्यक्तित्व के होते हैं, परंतु यह पर्दा अपारगम्य नहीं है, क्योंकि यदि वैधानिक व्यक्तित्व का उपयोग विधि के विरुद्ध या धोखाधड़ी के लिए किया जाता है तो न्यायालय इस पर्दे को उठाने का आदेश दे सकता है। तो इसमें विजय माल्या का केस जो इसको समझने के लिए सबसे बेहतर केस माना जा सकता है। इसमें माना जाता है कि निगमित पर्दे की अवधारणा क्या कहती है। यदि किसी निकाय के अंतर्गत किसी भी प्रकार की हानि होती है, अर्थात किसी भी प्रकार का नुकसान होता है कंपनी को, तो कंपनी के जो नुकसान की भरपाई जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और दूसरे जो अंशदायी है उनकी जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है उनसे उसकी वसूली नहीं की जाएगी, अर्थात देयताएं ऋण जो भी लिए गए हैं, लोन की भरपाई उनके घर के जो पैसे होते हैं उनसे नहीं की जा सकती। लेकिन यदि सरकार को लगता है या कानून को लगता है कि यह एक धोखाधड़ी है जिसमें ज़बरदस्ती कंपनी को घाटे में दिखाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कंपनी इस जो निगमित पर्दा है उसको उठा सकती है और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है उसको नीलाम करके उस नुकसान की भरपाई कर सकती है। उदाहरण के लिए देखें तो डीआरटी अर्थात डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में विजय माल्या की जो कंपनी है किंगफिशर, उसके कॉर्पोरेट पर्दे को उठाने के आदेश दिए थे। अतः वैधानिक व्यक्तित्व वैधानिक संबंधों की सुगमता में समन्वय को बनाए रखता है और सभी अंशधारकों को एक संयुक्त व्यक्तित्व प्रदान करता है। तो इस तरह आज हमने इसके अंदर देखा व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व के सभी कॉन्सेप्ट के बारे में देखा, व्यक्तित्व की परिभाषा, विधि की परिभाषा, विधिक व्यक्ति की परिभाषा, इसके बारे में हमने देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।